नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 2014 में जब वो आए थे, उसके बाद से भारत में दो पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई और उसमें उन्होंने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया या जिस तरह की कार्रवाई की, उसको लेकर के कल जब वो लोगों से के बीच आए, संबोधन किया और देश को बताया कि क्या परिस्थितियां थी और किस परिस्थिति में सीज फायर करना पड़ा है, तो लोगों ने उनकी वो भी बात मान ली। हालांकि विपक्ष लगातार उन पर दबाव बना रहा है कि उन्हें सीज फायर के लिए इतना जल्दी नहीं मानना चाहिए था और कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ 2014 में केंद्र सरकार पर जिस तरह से उन्होंने कार्यभार संभाला था और उस समय इस देश के ऊपर जो कर्ज था, उस कर्ज को लेकर के चर्चाएं खूब होती थी। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो बार बार ये कहती थी कि इस देश के हर नागरिक पर पिछली सरकार ने, जो यूपीए की सरकार है, उसने कर्ज चढ़ा दिया है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था। सितंबर 2023 तक यह बढ़ करके 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है और मार्च 2024 तक अनुमानित के रूप में ये 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस बात को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां 2014 में उन्होंने कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री के रूप में तो 55 लाख था और उसके 2 गुना से भी ज़्यादा अगर कर्ज बढ़ जाता हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा भारत का कुल कर्ज जो है केंद्र और राज्य सहित सभी को मिलाकर के सितंबर 2023 तक 205 लाख करोड़ रुपए था। 2024 के अंत में इसके स्रोतों के अनुसार ये माना जा रहा है, अनुमानित है कि 185 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2025 में 200 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अब इस सारी बातों को समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था, तब से लेकर के अब तक जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें 2023 तक 192% की वृद्धि हुई है। विदेशी कर्ज 2014 में 31 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर यानी लगभग 59.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मार्च 2014 में 446.2 अरब डॉलर से काफ़ी अधिक है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कई कारण भी गिनाए जा रहे हैं। सरकार का मानना ये है और जो 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 2000 कोविड-19 जो आया, महामारी के दौरान राहत योजनाओं जैसे मुफ्त अनाज और उज्ज्वला योजना के लिए कर्ज लिया गया था। बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए जैसे पीएम आवास योजना और अन्य के लिए उसमें निवेश किए जाने के लिए वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के बावजूद आर्थिक विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी रहा। कुछ स्रोतों ने आंकड़ों के मामूली अंतर हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह के बिंदुओं और गणना विधियों पर आधारित हैं। कर्ज में वृद्धि को जीडीपी यानी कि वृद्धि माना जाता है। 2014 में 113.45 लाख करोड़ रुपए से ये बढ़ करके 272 लाख करोड़ रुपए है। इसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इससे कर्ज से जीडीपी अनुपात 48% से 83% तक पहुँच गया है। इस बात को लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली और बढ़ते कर्ज को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश की गई है। इस पर कई बयान भी आए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने मोदी सरकार को 9 साल का जश्न मनाना जरूरी है या फिर आईना भी दिखाना ये जरूरी है, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी जी को एक कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश में 14 प्रधानमंत्री इससे पहले हुए उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तंज कसते हुए वो कहती हैं कि इस देश में 14 प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में हिंदुस्तान का कर्ज तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिए हैं। सुप्रिया लगातार इस बात की तरफ इशारा करती हैं और बताती हैं कि 2014 तक भारत का 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था जो अभी 155 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कर्ज को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में रख कर देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके इस पर जवाब देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था की सेहत को राजकोषीय घाटे के संदर्भ में मापा जाता है, जिसे हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर्ज के तौर पर देखा जाता है। कर्ज अपने आप में पर्याप्त संकेतक नहीं है जब तक कि इसे जीडीपी के संदर्भ में न देखा जाए। आपको बता दें कि मालवीय आगे बताते हैं कि 2013-14 से 2022-23 तक भारत की जीडीपी 113.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 272 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। यह 139% की वृद्धि हुई है। कर्ज के बावजूद मोदी सरकार ने 2014 से अब तक वित्तीय घाटे को कम किया है। हालांकि 2020-21 में यह थोड़े समय के लिए बढ़ गया था। ऐसा वो वक्त था जब कोविड-19 के कारण लिए गए वित्तीय फैसलों के कारण हुआ था। अब यह दोबारा नीचे आ गया है और वित्तीय वर्ष 2023 में सरकार का लक्ष्य 6.4% रखा गया था। भारत सरकार ने लगातार कर्ज को लेकर के हो रहे दावों के बीच सरकार के केंद्रीय बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर स्थिति स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हर भारतीय नागरिक पर कितना कर्ज है, इसको लेकर के भी लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस का मानना यह है कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर विफल रही है। आधिकारिक वेबसाइट पर 2014 तक भारत सरकार की ऋण स्थिति को लेकर के बजट दस्तावेज मौजूद हैं। आपको बता दें कि दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर 55.87 लाख करोड़ रुपए की देनदारियां थी। इससे 54.4 लाख करोड़ रुपए आंतरिक ऋण और 1.82 लाख करोड़ रुपए विदेशी यानी बाहरी ऋण थे। आंतरिक ऋण में के अंतर्गत खुले बजट में जुटान वाले कर्ज रिजर्व बैंक को जारी विशेष शेयर्स क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड शामिल हैं। विदेशी ऋण वह ऋण होता है जिसे वाणिज्य बैंकों, दूसरे देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं सहित विदेश कर्जदारों से उधार लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव जरूर बनता है। ऐसी स्थिति में यह आंकड़े कहीं ना कहीं हर भारतीय के लिए चिंता का कारण जरूर बन रहे हैं। अब देखना इसमें दिलचस्प ये होगा कि इस युद्ध जैसी स्थिति को लेकर के आखिरकार जो सीज फायर के लिए तैयार होना पड़ा है भारत को, इसके पीछे कहीं इसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि हमने सुना भी है कि पाकिस्तान दुनिया से कर्ज मांग रहा था जिसे कर्ज नहीं मिला। और ऐसी स्थिति में एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को इस विषय पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। हर नागरिक ये जानना चाहता है कि उसकी स्थिति इस देश में आज क्या है, उसके ऊपर कितना कर्ज है और उसकी देनदारी कितनी है। इन सभी विषयों को लेकर के अब इस पर भी आप आने वाले चुनाव में बहस और चर्चा और मुद्दा बनता हुआ देख सकते हैं। इसको कैसे निपटती है भारत की सरकार यानी एनडीए की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये आंकड़े सही हैं तो इन आंकड़ों के हिसाब से जिस तरह से जो कर्ज के दायरे बढ़े हैं और ख़ास करके ये जो कर्ज का आंकड़ा है उसमें 2014 से 2023 के बीच में 192% बढ़ा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 200 से ज़्यादा प्रतिशत तक वृद्धि पार कर जाएगा आने वाले चुनाव से तक। तो इसको लेकर के भी निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। और देखना दिलचस्प ये होगा कि आम जनता को समझाने के लिए और आम जनता तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए आखिरकार विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाता है और इस पर किस तरह की सफाई केंद्र की सरकार देती है। ये भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।